अंगार चबाने की क्षमता यदि है मुझ में, तो चंद्र किरण का अमृत क्यों स्वीकार करूं? यदि मन का प्यार लुटा देना ही जीवन है, तो क्यों ना आज अपनी भूलों को प्यार करूं? हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक अवधी ब्रजभाषा और खड़ी बोली तीनों के विलक्षण रचनाकार थे। ज्यादातर कविता सवैयों में उन्होंने रचनाएं की, लेकिन अनेक नए छंदों को भी लिखा। एक साधक कवि, समर्थ भाषा और व्यापक अनुभव उनके काव्य वैविध्य का आधार हैं। डॉक्टर लक्ष्मीशंकर मिश्र निशंक पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी को अपना काव्य गुरु मानते थे। एक खुदा के हैं बंदे, तो कोई भला किसी का बनता क्यों रकीब है। प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर, प्यार मनुष्यता की तहजीब है। 21 अक्टूबर 1918 को हरदोई जिले के मांझ गांव में जन्मे निशंक जी 1938 में कानीकुब्ज कॉलेज लखनऊ में बतौर विद्यार्थी भर्ती हुए और 1951 में इसी कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हुए। शुरू में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक ने शंकर उपनाम से कविताएं लिखी। सुकवि में 1937 में उनकी कविता निशंक उपनाम से प्रकाशित हुई। उसके बाद वो इसी उपनाम से लिखते रहे। उन्होंने दैनिक नवजीवन में शार्दुल उपनाम से व्यंग्य लिखे, रंगबाज उपनाम से होली की सनसनीखेज खबरें लिखी, मस्त राम और हंसमुख उपनाम से सुकवि विनोद में कविताएं और समस्या पूर्तियां लिखी। 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक का पहला खंड काव्य सिद्धार्थ का गृहत्याग और पहला कविता संग्रह शतदल प्रकाशित हुए। शतदल से हिंदी जगत और आधुनिक छंद विधा में निशंक जी की पहचान बनी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का आशीर्वाद उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि रहा। कविता के अलावा निशंक जी ने गद्य लेखन, संपादन, आलोचना, निबंध और दूसरी कई शैलियों में रचनात्मक काम किया। उनकी 27 प्रकाशित कृतियों में सुमित्रा प्रबंध काव्य, सिद्धार्थ का गृहत्याग, शांतिदूत, जय भरत, कर्मवीर भरत, संकल्प की विजय खंड काव्य, आत्मकथा काव्य, प्रज्ञा उद्भास, 11 मुक्तक काव्य, बांसुरी, ब्रज जीवन, बूढ़ गयो मन राम के रंग में, ब्रजभाषा काव्य, अवधि काव्य पुरवाई, 3 गद्य रचनाएं, साहित्यकार का दायित्व, संस्मरणों के दीप, साहित्यकारों के पत्र मेरे नाम और शोध प्रबंध हिंदी में सवैया साहित्य शामिल हैं। युवा निशंक ने कवि सम्राट सनेही जी के सूत्र वाक्य आप जिंदा किताबें पढ़ा करें को महामंत्र मान लिया। विद्यार्थी जीवन से ही वे काव्य रचना करने लगे थे। मधुर कंठ था, कवि सम्मेलनों में भी शामिल होते थे। निशंक जी के विद्यार्थी जीवन में सरस्वती, माधुरी और विशाल भारत पत्रिकाएं बहुत लोकप्रिय थीं। उनकी कविताएं माधुरी में प्रकाशित होती थीं। सनेही जी के निधन के बाद सुकवि के बंद हो जाने से राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों में आए बिखराव को डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र ने सुकवि विनोद के संपादक के तौर पर 10 वर्षों तक बड़ी कुशलता से समेटा और नई ऊंचाइयां दी। आज मन के मौसम में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक के साहित्यिक अवदान पर चर्चा के लिए हमने वरिष्ठ कवि, आलोचक, भाषाविद डॉक्टर ओम निश्चल जी को आमंत्रित किया है। हिंदी भाषा और हिंदी कविता के क्षेत्र में इनका लेखन, संपादन और आलोचना का बहुत मौलिक और व्यापक फलक है। बहुत अच्छे गीतकार, गजल गो के रूप में इनकी ख्याति परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदी के अनेक वरिष्ठ लेखकों, कवियों पर इनका समीक्षात्मक लेखन एक नया इतिहास रच चुका है। अपनी दृष्टि और लेखन से डॉक्टर ओम निश्चल ने हिंदी साहित्य की रचनात्मकता को नई संजीवनी प्रदान की है। अपने लखनऊ प्रवास के दौरान डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक से परिचय और उनके लेखकी संसार के गवाह की हैसियत से आज हमसे अपनी बातें साझा करेंगे डॉक्टर ओम निश्चल। ओम निश्चल जी, बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में। नमस्कार जी। नमस्कार नीलम जी। ओम जी, हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं उस रचनात्मक दौर से जिसमें डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी ने कविताएं लिखना शुरू किया। जी। और ये जमाना था प्रगतिवाद का।
जी निशंक जी ने हमेशा अपनी स्वतंत्र पहचान रखी, वाद विवाद से अलग नई जमीन तलाशी। वे लिखते हैं, जब प्रेम की साधना में रमा मैं, तो प्रतिक्रियावादी किसी ने बताया, जब गीतों में फूट पड़ी कविता, तो परंपरावादी गया कहलाया। मन मानवता का पुजारी रहा, अलगाव का भाव मुझे नहीं भाया, नहीं पीड़ा उधार में ली किसी से, किसी वाद के हाथों नहीं बिक पाया। वाह। तो ओम जी, 60 से अधिक वर्षों की निशंक जी की रचना यात्रा की चर्चा आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? जी, पहली बात तो मैं नीलम जी आपको धन्यवाद देता हूं कि मन के मौसम के केंद्र में लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक को रखा, एक ऐसे कवि को जो प्रगतिवाद की आंधी में भी अपने काव्य पथ से नहीं डिगा जी और अपने गुरुवर अ, स्नेही जी के बताए मार्ग पर चला और छंद की बहुत सारी प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ा। जिस सुकवि की बुनियाद स्नेही जी ने कभी रखी थी, जी छंद और कवित्व का एक महत्वपूर्ण मंच था, जिसे स्नेही स्कूल के बहुत सारे कवि जुड़े थे, जी जिनमें काव्याभ्यासी भी थे और बहुत प्रसिद्ध कवि थे। क्योंकि जिस सवैया को निशंक जी ने अपने काव्य के केंद्र में रखा, वो सवैया निशंक जी तक आते आते बहुत प्रौढ़ रूप में उनके सामने था। उसकी परंपरा भारतेंदु हरिश्चंद्र से होती हुई उन तक पहुंची थी। जी तो जी ऐसे स्नेही के योग्य शिष्य होने के कारण उन्होंने चाहे वो कविता का प्रगतिवाद दौर रहा हो और उसके बाद प्रयोगवाद भी गुजरा, नई कविता भी गुजरी और नई कविता से जुड़कर भी कविताएं लिखी निशंक जी ने, जी लेकिन जी मूल स्वर छंद का, कवित्व का, सवैये का, घनाक्षरी का ये बना रहा। चूंकि वे जानते थे कि हमारी भारतीय परंपरा में, हमारे कवितानुशीलन में, हमारी काव्यचर्या में छंदों का अपना एक स्थान है, उसकी अपनी जगह है, वो स्मृति में बस जाती है, रच बस जाती है और कवि को अमर बना देती है। आज भी अगर हम रसखान को नहीं भूले हैं, रत्नाकर को नहीं भूले हैं, तुलसी को नहीं भूले हैं, सूर को नहीं भूले हैं, तो इसी छंदोबद्धता के कारण। जी तो निशंक जी का जो 60 साल का लगभग 6 दशकों का रचनात्मक जीवन है, वो बहुत समृद्ध रहा है और वे एक ऐसे रचनाकार थे जो प्रगतिवाद के महा काव्यात्मक स्वरूप के दौर में भी अपने कवि को छोटा नहीं समझते थे। जी उनकी भूमिका बहुत विराट थी, जिस भूमिका का निर्वहन उस दौर के कवि नहीं कर सकते थे। वे उस परंपरा का वहन कर रहे थे, जिस परंपरा को उन्होंने बड़े कवियों से होती हुई प्राप्त किया था और इस जी भाव के साथ कि यही उत्तराधिकार मिला, यही देंगे। हम्म जी जी आ, मन से देखा जाए तो कविता की तरफ निशंक जी का रुझान बचपन से रहा। चाहे पुराने कवियों की रचनाएं पढ़ने याद करने का शौक हो, कविताओं की अंत्याक्षरी में भाग लेना, या माँ के जो वो रोज मानस पाठ को सुनते गुनते थे। छठी कक्षा में अनायास उन्होंने टोडरमल पर कविता लिख दी, तो उनके मानस की जमीन कविता के लिए बहुत शुरू से तैयार हो रही जी थी। जी, श्योर जी श्योर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी अ, इस हम्म, जी। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने सही कहा है कि उन्होंने जो है छठी कक्षा में उनके अध्यापक श्रीपाल त्रिवेदी जी थे। तो उस दिन वो टोडरमल पर कोई पाठ पढ़ा रहे थे जी और किसी अज्ञात प्रेरणा से पता नहीं क्या सूझा कि टोडरमल पर इन्होंने भी एक तुकबंदी कर दी। हम्म तो उन्होंने शायद ये देखा कि ये लड़का कुछ लिख रहा है, देखा तो कविता थी। कहा, "ये तुम्हारी लिखी है?" हम्म उनका, हाँ ये मैंने लिखी है। तो पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया कि अब पंडित जी मारेंगे। हम्म लेकिन उन्होंने बेत चलाने के बजाय कलमदान से एक कलम निकाली, कहा इसके अधिकारी तुम हो, ये जी इनाम मैं तुम्हें देता हूं। जी जी अब वो कविता उन्होंने बाद में अपने संस्मरणों में लिखा कि भाई वो कविता कहाँ गई, वो तो ढूंढने से नहीं मिली। उसकी 4 पंक्तियां उनकी याद थी। लेकिन हम्म पता चला जब लखनऊ आए हरदोई से, क्योंकि हरदोई में उनका जन्म जी 1918 में हुआ था, भगवंत नगर में। हम्म और उसकी पृष्ठभूमि ये थी, इतने ऐसे कवि होने का कोई ना कोई तो प्रेरणा स्रोत होता है। अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनका मूल प्रेरणा स्रोत क्या था। अपनी आत्मकथा में तो उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तो जाहिर है हम उसको ध्यान में रखते ही हैं। हम्म लेकिन एक तो हरदोई के रहने वाले, जो कि अवध का क्षेत्र है और वो क्षेत्र कन्नौजी अवधि से प्रभावित है। माँ उनकी बैसवारी की थी, तो बैसवारी अवधि का प्रभाव रहा। तो हम्म मातृभाषा बैसवारी की,
और स्वयं हरदोई की अवधि कन्नौजी से प्रभावित। हम्म, और ब्रज का उन्होंने काव्याभ्यास बाद में किया, जब अंताक्षरी प्रतियोगिताओं में जाते थे तो वहां से जी, ब्रज। और उस समय काव्य रचना का की जो भाषा थी वो या तो अवधि थी या ब्रज थी। ब्रज थे जी। तो ब्रज, इसके इतर काव्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन जब सरस्वती का पदार्पण हुआ पत्रिकाओं के मंच पर और जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके संपादक थे, तो उन्होंने क्या किया कि लोक भाषाओं के काव्य को लगभग सरस्वती से बाहर रखा। हम्म, तो फिर ऐसे कवि जो लोक भाषाओं में लिख रहे थे, ब्रज भाषा या अवधि में लिख रहे थे, वे खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। जी, तो देखा होगा निशंक जी भाषा की त्रिवेणी की चर्चा करते हैं, यानी हम्म, ब्रज काव्य के वे धनी, अवधि काव्य के धनी, और उसके बाद खड़ी बोली के भी धनी थे वे। तो इस त्रिवेणी के वे कवि हुए। और उन्होंने कहा है कि सरस्वती में उनकी रचना छपी। उस समय जी, सरस्वती में रचना छपना बहुत बड़ी बात होती थी। जी, तो ये इस तरह से उनकी जो बुनियाद है उसमें ब्रज भाषा का बाहुल्य जो है, या जो उसका प्रभाव है, वो काव्याभ्यास के चलते आया। लेकिन मातृभाषा के चलते उनके पास जो है अवधि की विरासत थी। और अवधि कविता जिसमें कि हमारी बड़ी परंपरा है, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी, वंशीधर शुक्ल, रमई काका, मृगेश जी, ये सारे लोग जो है प्रेरणा स्रोत के रूप में उनके सामने या समकालीनों में उपस्थित थे। प्लस अवधि काव्य की प्रेरणा जो उन्हें मिली, आप तो आकाशवाणी में रही हैं, जी, तो वहां पर पंचायत घर कार्यक्रम होता था, तो जी, उन्होंने लिखा है कि कोई राम उजागर दुबे जी एक अधिकारी थे, उनकी जी, प्रेरणा से उन्होंने अवधि में जो है रचनाएं लिखी, अ, मस्तराम के नाम से हम्म, या हसमुख के नाम से। जी, और उनकी पहली जो रचना है, पुष्ट रचना, वो 1941 में पहली कविता अवधि में ही छपी। जी, तो ये उनके विकास का ये दौर है। और कविता तो उन्होंने वरदान के रूप में हासिल हुई थी। लखनऊ आए तो लखनऊ का बहुत बड़ा परिवेश था। रूपनारायण पांडे, श्रीनारायण चतुर्वेदी, बहुत सारे लोगों का वो गढ़ था। वो शिव वर्मा, भौतिकचंद वर्मा, यशपाल, नागर ज्ञानचंद जैन का युग था। जी, पुरुषोत्तम दास टंडन का प्रभाव था। हिंदी का निर्माण हो रहा था। ऐसे दौर में वे आए और अब टंडन जी के ऐतिहासिक भाषण से वे प्रभावित हो उठे। तो हम्म, कविता के संस्कार उन्हें बचपन में मिले, अध्यापकों से मिले, वातावरण का प्रभाव हुआ। ये अवश्य था कि जब वो बहुत छोटे थे तो लिखा है कि माँ नहीं रही, तो इसका प्रभाव भी उनके ऊपर जो है पड़ा उनके ऊपर। तो ये एक तो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। उस समय बच्चे की माँ अगर ना हो तो हम्म, इसका फर्क पड़ता है। लेकिन उन्होंने शायद इस क्षति को भी अपनी रचनात्मकता से शक्ति पूर्ति बनाया। की, उसको शक्ति बना लिया। आपने सही कहा। जी, तो लखनऊ जब आए तो जाहिर है बहुत बड़ा वितान मिला, जहां हरिओज जी से मुलाकात हुई हम्म, या उनका अभिनंदन किया, फिर उनकी कविता सरस्वती में छपी, वे रिपोर्टर बने और हिंदी सेवा संघ से जुड़े। भैया साहब जिनकी आप चर्चा किया करते, श्रीनारायण चतुर्वेदी जी से जुड़े। जी, और नवीन जी, सुभद्रा जी का सानिध्य पाया, बाबू सियाराम शरण गुप्त से भेंट हुई, जी, शतदल की स्थापना हुई। माधुरी पत्रिका आप जानते हैं, उसके संपादक रूपनारायण पांडे थे। जी, जी, और वो नवल किशोर प्रेस से ही माधुरी छपती थी और बहुत अपने जमाने की बड़ी पत्रिका है। मैंने उसके अंक देखे हैं अमीरुद्दौला लाइब्रेरी में, जी, शायद अब भी सुरक्षित हों। तो हम्म, रूपनारायण पांडे के भी कृपा पात्र थे ये। फिर उसके जी, बाद लखनऊ की जो साहित्यिक गोष्ठियां हैं, सभाएं हैं, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन है, हम्म, उसके भी कर्ता धर्ताओं में ये थे। इनको मंत्री बनाया गया। रामेश त्रिपाठी की आत्मीयता हासिल हुई, महादेवी वर्मा जी से भेंट हुई। यही महाकाव्य, यही हम कहें कि महाशक्तियां थी कविता की। जी, निराला जी से प्रेरणा पाई, चिरगांव गए, वहां उस बखरी में मैं गुप्त से भेंट हुई, श्याराम चरण जी से भेंट हुई। हम्म, लखनऊ का साहित्यिक समाज अपना था ही, और वो उतना आधुनिक समाज तब नहीं बना था, हम्म, जहां पर जिस तरह से बाद प्रयोगवाद में चलकर अज्ञेय आए या शमशेर आए, या यो जो नई कविता धारा के कवि आए, तो उस तरह के प्रभाव से लखनऊ काफी हद तक मुक्त था। जी, कुंवर नारायण वहां थे, वे नई कविता के प्रयोक्ता थे। रघुवीर साहब भी कुछ देर रहे, वे भी किसी के सुझाव पर ही नई कविता के पथ पर चले। वरना ये दोनों लोग भी जो है छंद की ओर उन्मुख हुई होते, तब इनका स्वरूप कुछ और होता। तो जी, लखनऊ कथा कहा जाए तो लखनऊ कथाकारों का गढ़ था, वो कवियों का गढ़ नहीं था। वो गढ़ था तो उन कवियों का जो छंद के उद्गाता थे,
जैसे निशंक, जैसे जी बहुत सारे लोग हैं। जब आप इसकी चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे आपको। जी जी। अ, इसी तरह से आपने जो स्नेही जी की चर्चा की थी, तो खुद स्नेही जी ने निशंक जी की कवि प्रतिभा के बारे में एक जगह लिखा है। निशंक जी बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वालों में अग्रगण्य हैं। आप सवैया और घनाक्षरी छंदों में भी सफलतापूर्वक अपना गहरा रंग स्थिर रखते हैं। आपके गीतों में माधुर्य और सौरस्य का प्रबल आकर्षण रहता है। आपकी भाषा टकसाली, भाव संयत और शिष्ट है। तो जो एक गुरु शिष्य परंपरा तो अपनी जगह है, लेकिन यह है कि जितने लोगों का अभी आपने लखनऊ के महान साहित्यकारों का जिक्र किया, उन सब के साथ इनको बहुत प्रशंसा तो मिली ही, लेकिन बहुत कुछ सीखने समझने और इनके कई कविता संग्रहों की भूमिका भी एक की भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है, एक जी की विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी है, और यशपाल जी से मिलकर इनको जो प्रगतिशील साहित्य की तरफ इनका रुझान हुआ। तो जी बहुत अच्छे संस्कार की बहुत सही आपने चर्चा की कि लखनऊ के माहौल ने इनको बहुत एक वर्सेटाइल कवि के रूप में तैयार करने में बड़ी भूमिका अदा की। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। तो हिंदी में पहली बार एक छंद विशेष सवैया पर 1964 में शोध करने का कीर्तिमान भी डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी के नाम है। जी, हिंदी हिंदी में में सवैया सवैया साहित्य है। साहित्य। जी जी। तो इस शोध की क्या खास बातें थी, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये हिंदी में सवैया साहित्य जो शोध है उनका बहुत बाद में छपा, और उसकी प्रति भी हमें उनके सुपुत्र श्री अनिल मिश्र ने भिजवाई है। जी। और मैंने उस पर तत्काल फेसबुक पर या अन्यत्र शायद किसी वेब चैनल पर लिखा भी हमने है। हम्म। हिंदी में सवैया साहित्य, चूंकि वे सवैया के प्रयोक्ता थे, तो उसी तरह जैसे दुष्यंत कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वो गजल आपको सुनाता हूँ, ऐसा कुछ शेर है उनका, मतलब जिससे मैं जूझता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। जी तो जी। सवैया और इसके प्रयोगों को ओढ़ने बिछाने वाले इस हद तक समर्पित कवि निशंक जी स्वयं थे। वे सवैया काव्य के स्तंभ थे, और सवैया साहित्य पर पीएचडी करना उनका एक स्वाभाविक अधिकार बनता था। उनसे बेहतर सवैया काव्य के विकास, उसके उद्भव, उसकी फलश्रुति का अनुशीलन शायद कोई नहीं कर सकता था। जी हालांकि उस समय इस धारा के बहुत सारे कवि थे, बहुत सारे लोग इस छंद से परिचित थे, और ये कोई उस समय का छंद नहीं था। ये तो सन 1200 विक्रमी के आसपास का ये छंद है जब अस्तित्व में आया, और 22 से 26 वर्णों के समगणात्मक वृत्तों के समूह को सवैया कहते थे मध्यकाल में। जी। और मध्यकाल में आपने देखा कि ये रसखान तो मध्यकाल के ही हैं। तो ये इन्होंने कितने अच्छे सवैये लिखे। जी और इसके बारे में कहा जाता है समानम वयो यस्य, तो समवयता का जो स्वरूप जो है सवैया में था। और आप देखें सवैया इतना संतुलित छंद है कि अगर एक सवैये का पाठ अगर विधिवत छंदोबद्ध ढंग से किया जाए तो वातावरण में जैसे कविता दीप्त हो जाती है। जी जी। ये जो सवैया भारतेंदु, प्रेम घन, प्रतापन मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, केशव, रत्नाकर, तुलसी, रसखान, इन सब से होती हुई उस दौर के कवियों में थी, जिस प्रगतिवाद के दौर में ये लिख रहे थे, जिसमें कि और बहुत सारे कवि थे। तो मतलब इतने बड़े काव्य बोध के साथ, जिसमें बड़े कवियों का वर्चस्व हो, बड़े कवियों का उत्तराधिकार हमारे पास हो, तो उस सवैये के बारे में, सवैया का उद्भव, सवैया का विकास, सवैया की अंतर वस्तु, और सवैया में जो छंद और रस और अलंकार का जो समावेशन है, उसके बारे में उन्होंने विभिन्न खंडों में, जैसे कि शोध की प्रक्रिया होती है, पूरी तरह से उसको उन्होंने काव्य की महत्वपूर्ण शैली के रूप में अनुसरण किया है। जी और मैं समझता हूं कि उस काव्य को पढ़ें तो चूंकि वो सवैया काव्य पर है, तो सवैया में जितने भी निष्णात कवि हैं सबका उदाहरण दिया है, सबके बारे में बताया है, सबके काव्य का वैशिष्ट्य बताया है।
तो हम जी। देखें कि अच्छे अच्छे उदाहरण भी उसमें मौजूद हैं कि कोई अगर उन उदाहरणों से चाहे तो सवैया की विकास यात्रा, सवैया का रस, सवैया का भावबोध और सवैया में व्यक्त संवेदना से अवगत हो सकता है। जी। ओम जी, निशंक जी के 11 मुक्तक काव्य संग्रह हैं। जी 1952 में प्रकाशित शतदल ने खूब ध्यान खींचा था लोगों का, और 1938 से 1952 के बीच लिखी कविताएं मेरी प्रारंभिक कविताओं में संकलित हैं। और साधना के स्वर की भूमिका, जैसे भी थोड़ा देर पहले मैंने कहा, भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी, और 1982 में प्रकाशित शंख की सांस की भूमिका पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी। जी ब्रज भाषा का काव्य संग्रह प्रेम पीयूष और व्यंग्य कविताओं का संग्रह तूणी काफी चर्चित हुए। इस तरह हिंदी, अवधी, ब्रज तीनों में निशंक जी ने अपनी छाप छोड़ी। इस बात का जिक्र थोड़ा सा आपने स्पर्श शुरू में किया है, पर जो इनकी पुस्तकें हैं उनके बारे में जो खूबियां हैं कुछ कविताओं की, वो उन पर थोड़ा आप जी बताएं। जी मैं जरूर, आपने ठीक कहा कि उनके मुक्तक काव्य माने विभिन्न तरह की कविताओं का संग्रह। जी। तो साधना के स्वर है जिसमें उनके गीत हैं। हम्म। इसके बाद अनुपमा है जिसमें उनके मुक्तक हैं। हम्म। अ, मुक्तक वो चार पदों वाले नहीं, उस जी। तरह से मुक्तक काव्य है। हम्म। शतदल है, जो शतदल में देखेंगे सवैया और घनाक्षरी इस तरह के प्रयोग हैं। वो हम्म। पूरा का पूरा काव्य उस पर जो है समर्पित है, हम्म। और लेकिन उसमें बहुत ही विलक्षणता है। वह भी कविता संग्रह है, लेकिन वह खड़ी बोली के कवित्व का संग्रह है। हम्म। इसी तरह से आप देखें दर्पण है, रामलला की किलकारी है ना, हम्म। ये है। और इस तरह से जो इनके मुक्तक काव्य हैं, और देखें सुपर्णा है जिसमें सवैया है, हम्म। पुरवाई है जो अवधि काव्य का संग्रह है। तो कुल मिलाकर लोक भाषा इनके केंद्र में रही। जी। इसके बाद आप मुक्तक में ही देखें तो बांसुरी भी है, वो कोई प्रबंध काव्य नहीं है। हम्म। बांसुरी है, प्रेम पीयूष, दोनों ये मुक्तक काव्य हैं। और ये मुक्तक काव्य माने ये सवैया ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा के हैं तो जी। ये उनकी विशेषता थी, जैसा कि बताया कि भाषा के त्रिवेणी के हम्म। साधक हैं वे। तो इस तरह से मुक्तक काव्य हैं। अब आप देखें कि विशेषता क्या है। हम्म। सबसे पहली बात है कि सबसे बड़ी जो शक्ति है वो सवैया है। हम्म। नई कविता में भी इन्होंने लिखा है, जो कि मुझे लगता है कि इनके तूणीर में संकलित हैं, या जो कह रही हैं अब साधना के स्वर में संकलित हैं। जी। कुछ ऐसे मुझे मिलते हैं, लेकिन नई कविता में या गीत हैं उसमें। हम्म। साधना के स्वर में तो अधिकांश गीत हैं। कुछ नई कविता के प्रयोग किए हैं बहुत ही स्फुट, लेकिन इनकी पूर्ण शक्ति जो है वो कवित्व में है, वो सवैये में है। शतदल जब मैं उलटता हूं, ऐसा ही एक मुक्तक काव्य है, तो उसमें देखिए एक पद पढ़ता हूं, आप हम्म। देखिए कितना आनंद इसमें है। हम्म। और कोई बात है जो कही जा रही है, जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा। हम्म। कोई शीर्षक है, कोई सुने। हम्म। बात की बात में दो क्षणों में सुख स्वप्न सा आभर मा गया कोई। वाह। मौन में देखता ही रहा, जीवन में अधिकार जमा गया कोई। हम्म। और पामन मंदिर सोना निशंक हो, प्रेम की धुनी रमा गया कोई। मैं उसे जान भी पाया नहीं, उर में चुपके से समा गया कोई। मैं क्या उसे जान अभिव्यक्ति भी है वाकई। पाया नहीं, उर में चुपके से समा गया कोई। तो ये जो है, देखिए आप कि कोई हृदय में समा गया है, हम्म। और उस भाव को कैसे कवि बुन रहा है, जी। उसका पूरा वातावरण बन रहा है। हम्म। ऐसे जब आप निराश होते हैं, तो निराशा से उबरने के लिए हम्म। कवि के पास कुछ होता है। वही कवि है जो निराशा में अगर ले जा रहा है, तो उसका कर्तव्य है कि आपकी नाव को तट पर भी ले जाए। जी। ऐसे नाविक हैं हमारे निशंक जी। हम्म। एक इसी शतदल में इसकी रचना है, आखिरी रचना है, कभी न कभी। हम्म। देखिए आप लिखते हैं कि कट जाएगी दुख निशा, ढल जाएंगे ताप के तारे कभी न कभी। हम्म। कट जाएगी दुख निशा, ढल जाएंगे ताप के तारे कभी न कभी। खिल जाएगा जीवन पुष्प, तो भाग्य जगेंगे हमारे कभी न कभी। मिल जाएगा निश्चित मार्ग हमें,
लहरों के सहारे कभी न कभी उनकी कृपा कोर मिले, लग जाएगी नाव किनारे कभी न कभी। तो उनकी कृपा कोर माने ईश्वर की कृपा कोर। जी। जी। तो ऐसे मुक्तक काव्य शतदल में उनके सवैये इसी भाव बोध से आपूरित हैं। कोई भी छंद रचना पढ़ें, आपको चाहे नयन पढ़ें, चाहे आत्मसमर्पण पढ़ें, शीर्षक उनकी कविताओं के, सबसे बड़ी भूल पढ़ें, तुम पढ़ें, प्रकाश पढ़ें, ऐसे ऐसे, अपना विश्वास पढ़ें, भारतीय बंधन पढ़ें। क्या स्टाइल थी, क्या लिखने की बातें थी कि पद तल लालिमा का रागी मन मेरा रहे, चेतना चकित रहे सुध बुध भारती, और कल्पना के कुसुम चढ़ाया करे चुन चुन, मेरी कभी प्रतिभा उतारा करे आरती। पद तल लालिमा का रागी मन मेरा रहे, चेतना चकित रहे सुध बुध भारती, कल्पना के कुसुम चढ़ाया करे चुन चुन, मेरी कवि प्रतिभा उतारा करे आरती। अम्ब अवलंब अभिलाषा यही पूरी करो, कब से निशंक मेरी भावना पुकारती, मेरी अनुभूति में विभूति कविता की भर, वीणा मंद मधुर बजाया करो भारती। ये वाणी वाह। की वंदना नए नए तरीके से अपने छंद में पिरोकर शतदल में उन्होंने रखी। तो इस तरह जितने भी मुक्तक काव्य हैं उनके, चाहे वो गीत लिख रहे हों, गीत के भी अनेक उदाहरण हैं। जब कभी समय मिला तो हम गीत भी गुनगुना के बताएंगे कि कितने सिद्ध छंद के साधक वे थे, जी। मन की संवेदना के कवि थे वे। जी। जी। उनके कंटेंट्स में समाज का राग विराग भी था, मनुष्य के संबंध भी थे, भीतर की अंतर प्रज्ञा थी, मनोविज्ञान था। तो मनुष्य को मथने वाला जो मन है, उनके पास बहुत ही सत्वर गतिमान स्वरूप में उनके भीतर में था कि दूसरे की पीड़ा वे बहुत आसानी से समझ लेते थे, अपनी भाषा में व्यक्त कर देते थे। जी। ओम जी, आपने सवैया छंद के बारे में बहुत विस्तार से बोला। इसी से जुड़ा एक पक्ष थोड़ा इनकी चीजें पढ़ते समय मुझे भी जो ध्यान में आया, सवैया छंद में 2022 में निशंक जी का ब्रज भाषा में काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, बूढ़ गयो मन राम के रंग में। जी जी, मैंने सुना है कि ये हाँ, आया है जी। ये इसमें तुलसी, सूर, कबीर, मीरा और असकान का स्मरण एक साथ करते हुए उन्होंने लिखा है। हम्म, तुलसी सो प्रतीति की बानी मिली, मिली सूर सो रूप की मधुराई, रसखान सो प्रेम को ढंग मिल्यो, दृढ़ धारणा मीरा की ही उमंग में, हम्म, रुचि सो पढ़ के कविताई कबीर की, हम्म, बूढ़ गयो मन राम के रंग में। हम्म, और एक बहुत ही स्पष्ट एक अवधारणा जो उन्होंने इसमें अपनी दी है, हम्म, उसमें डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी लिखते हैं कि श्री राम किसी कवि की कल्पना नहीं है, श्री राम एक संस्कृति है। तो मतलब राम के लिए तो बहुत ही समर्पण और बहुत सारी रचनाएं उनकी रही हैं। हम्म, ये संग्रह एक तरीके से जो अलग-अलग चीजें उनकी थी उनको उनके मतलब बाद में 2022 में बहुत बाद में प्रकाशित हुआ है। हम्म, लेकिन एक जैसे होता है ना कि आज भी सारी चीजें बड़ी जीवंत लगती हैं उनकी, उस तरह हम्म, से। इसी क्रम में 1999 में प्रकाशित प्रज्ञा उद्भास, विभीषण की आत्मकथा, सुमित्रा महाकाव्य और संकल्प की विजय में कैकेयी का नया अवतरण, इन तीनों पात्रों की बनी बनाई जन प्रचलित जो छवि थी उसको भी उन्होंने तोड़ा है। तो कंटेंट के स्तर पर मतलब कथ्य और एक जो बड़े लेखक का दायित्व होता है कि वो चीजों का हमेशा नया अन्वेषण करते रहते हैं। इस बारे में जी। कुछ बताएं। देखिए नीलम जी, जहां तक प्रबंध काव्यों की बात है, इन्होंने सुमित्रा महाकाव्य लिखा है। जी। और अगर आप देखें उस दौर को जिसमें कि मैत्रेयी गुप्त उर्मिला उत्ताप से व्यथित होकर साकेत लिखा, जी। और साकेत लिखा, और तो उसमें देखिए कि कैसे कैकेयी के चरित्र का परिमार्जन किया। जी। धन्य धन्य वह एक लाल की माई जिस जननी ने है जना। आप जानते हैं कि जब महाकाव्य होता है तो कई छंदों का समूहन उसमें होता है। तो जी। उसमें इसमें कई सारे छंदों का प्रयोग है, छप्पय छंद है, और
क्या कहते हैं कि अनुष्टुप है, और मुक्त मुक्त छंद का भी इसमें वो है, उसका भी उन्होंने किया है। और जितने कवित्व के गुणों से भूषित छंद हो सकते हैं उनको भी उसमें इसमें लिया है। और क्या बहती हुई भाषा है। उमंग उठी सरयू जल में, लहरें तटों से करती अभिसार, खिला वनों में मधुमास का हास, लताओं ने पाए प्रसूनों के हार, भरी गई गोद वसुंधरा की, झरे मोती अमंद बही रसधार, हुई जनमंगल कामना पूर्ण, थी रानियां तीन मिले फल चार। तीन रानियों के चार पुत्र, इसको कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने रख दिया है। तो कई छंदों से विभूषित और 11 सर्गों में उपनिबद्ध सुमित्रा काव्य, मैं समझता हूं कि सुमित्रा के ऊपर कम लोगों ने लिखा है। जी जी। मांडवी के ऊपर लिखा गया है, सीता पर तो प्राय लिखा गया है, लेकिन सुमित्रा ज्यादा उपेक्षित रही है। तो डॉक्टर निशंक ने उस दौर में लिखा जब इसकी आवश्यकता थी और जब महाकाव्यों का दौर भी था। जी तो सुमित्रा भी ये देखिए, प्रज्ञा उद्भास को देखें, विभीषण, विभीषण कोई नाम नहीं रखता बच्चे का, रावण के भाई, लंकाधिपति के भाई, जो लंका के राजा भी बने, लेकिन नाम विभीषण। लेकिन विभीषण की आत्मकथा, विभीषण को कितना कचोटता होगा कि पूरी धरती पर एक नाम है विभीषण, और हर कोई चाहता कि उसका लड़का सब कुछ विभीषण ना हो जी। अपने घर में द्रोह न करे, कुल द्रोही न कहाए। तो उन्होंने अपने बारे में अपनी आत्मकथा लिखी है। ये भी प्रबंधात्मक है, लेकिन ये आत्मकथात्मक है। मैं विभीषण हूं, मुझे जग जानता है, पर मुझे वो भ्रातृद्रोही मानता है। विश्व में लोकोक्ति बनकर जी रहा हूं, राम चरणामृत मिला विष पी रहा हूं। लोग मेरे कार्य कुल से जोड़ते हैं, व्यंग्य शर मुझ पर सरासर छोड़ते हैं। दंभ अतुलित शक्ति की देकर दुहाई, तात को कब दीनता मेरी सुहाई। रावण के बारे में कह रहा है, वे स्वयं ही आकते अपनी महत्ता, रहे युग युग विश्व में स्थिर राज सत्ता। सचिव मंत्री तक न भय से बात कहते, सभी अत्याचार हैं चुपचाप सहते। कब रहा मन और वाणी पर नियंत्रण, कब किया युग बोध संयुक्त आत्मचिंतन। क्रोध हिंसा दर्प का है व्यर्थ दर्शन, वंशकारी अहम का इतना प्रदर्शन। तो इस तरह छंदों का विन्यास उन्होंने प्रज्ञा उद्भास में रचा है, जो विभीषण की आत्मकथा है। और इसी कोटि में जो चरित काव्य हैं, जय भरत है, इसी तरह कर्मवीर भरत है, जो पाठ्यक्रम में भी रहा। तो भरत का जो अपना रोल है भाई के रूप में, आप जानती हैं, वो विदित है। उसको अपने छंदों में उपनिबद्ध किया, और इसमें भी आते के छंद रचना में इन्होंने वही शैली अपनाई है जो प्रज्ञा उद्भास में है, जो सुमित्रा के किन्हीं छंदों में। शांति दूत के रूप में बुद्ध को इन्होंने, गौतम बुद्ध को सामने रखा जी। और उनके जीवन चरित्र को कि कैसे वे शांति के दूत हैं। तो इस तरह से उन्होंने रखा। आप जानते हैं कि 4 आर्य सत्यों की खोज बुद्ध ने की थी, तो उनका भी इसमें निदर्शन है। फिर बाद में जब उन्हें सिद्धि मिलती है, तब का उसमें वर्णन है। और क्या बढ़िया वर्णन करते हैं सिद्धि खंड में भी लिखते हैं, फूलों की कोमल सेज छोड़ कांटों पर हंसते हुए चले, धारण कर अपना भिक्षुवेश वे सत्य खोजने को निकले। नदियों ने उनको मार्ग दिया, गिरगहवर ने पथ बतलाया, पेड़ों ने मस्तक झुका दिए, चिड़ियों ने मिल स्वागत गाया। तो ये इस तरह की भाषा उनके भीतर है। अगर ये बच्चे पढ़ें तो बहुत ही आनंदित होंगे। जय भरत काव्य भी इसी भाव के साथ लिखा, और इसमें इन्होंने कई जो पात्र हैं, कैकेयी है, उन पे लिखा, उनकी माँ कैसी हैं, और उसके बाद उनकी दूसरी माँ कौशल्या कैसी हैं, और वशिष्ठ जी कैसे हैं, गुरु वशिष्ठ, इस सब के बारे में इसमें खंड हैं। तो केवल भरत का गुणगान नहीं है, बल्कि भरत के कुल में और उनके पथ में जो सहायक हैं, उन सब पात्रों का भी इसमें उल्लेख है। ये है। तो मैं कहूंगा कि उनकी जो ये प्रबंध काव्य की, और क्रांति दूत आप देखें कि हम जानते हैं कि बिहार में कुंवर सिंह की बड़ी प्रतिष्ठा रही 1957 के क्रांतिकारियों में। 1957 के गदर के क्रांतिकारियों में राणा बेनी माधव थे। तो राणा बेनी माधव पर भी इन्होंने काव्य लिखा, जिसकी भूमिका नागर जी ने लिखी है। तो ये बहुत ही और इसमें एक दूसरा ही छंद इस्तेमाल है। तो ये कहने का मतलब कि छंद तो जितने प्रकार के छंद उस समय प्रचलित थे छंद काव्य में, सब पर इन्होंने जो आजमाइश की है।
तो मैं कहूंगा कि प्रबंध काव्य सुमित्रा हो या या खंड काव्य जो है क्रांति दूत, जय भरत, सिद्धार्थ का गृह त्याग, कर्मवीर भरत, संकल्प की विजय और शांति दूत, ये सभी जो हैं उस परंपरा के वाहक हैं जिस परंपरा से जुड़कर अनेक कवियों ने खंड काव्य लिखे हैं। केवल इन्होंने ही नहीं, बल्कि शबरी पर खंड काव्य लिखे गए हैं। बहुत बहुत उस दौर में बहुत सारे ऐसे खंड काव्य लिखे जाते थे। मुझे लगता है खंड काव्य की एक परंपरा थी, उसको कोई औचक और अजनबी भाव से नहीं देखता था। कविता की परंपरा में निष्णात होना है। अगर आपको यश और कीर्ति पानी है तो आपको इन शैलियों से गुजरना ही होगा और इन शैलियों में दी गई रचनाओं से अपने व्यक्तित्व को पुष्ट सिद्ध करना होगा। ऐसे निशंक जी सिद्ध कवि थे। जी जी। अच्छा ओम जी, निशंक जी हिंदी के बड़े प्रखर पक्षधर और प्रचारक थे जी। और उनके इस पक्ष के साथ पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जी का जो विशेष उल्लेख है वो जरूरी है। जिस तरह से इन लोगों ने सुकवि के बाद सुकवि विनोद पत्रिका का के आधारशिला रखी और फिर 10 वर्ष तक संपादन लगातार किया। कुछ उस बारे में बताएं आप। देखिए, ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि हिंदी के निर्माण का ये युग था जी। अगर इनका जन्म 1918 में हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि 1918 यानी 1911 में अज्ञेय जन्म ले चुके थे जी। अज्ञेय के बाद ये 6-7 साल बाद जन्मे हैं। कहाँ अज्ञेय, कहाँ। और देखिए एक 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 परंपरा का भार भी था कि हम कैसे इस पुरानी अपनी जो विरासत है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। जी। और फिर श्री नारायण चतुर्वेदी से जुड़े, पुरुषोत्तम प्रसाद टंडन से जुड़े, तो वही युग था जब दक्षिण हिंदी भाषा प्रचार सभाओं का बाद में जन्म हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन की आधारशिला रखी गई। पुरुषोत्तम प्रसाद टंडन हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, कैसे खड़ी बोली का निर्माण हो। और उसके कई चरण आप जानती हैं, भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग, ये सब युग हैं जिसमें कि खड़ी बोली के साहित्य का निर्माण हुआ। जी। तो उस दौर में ये अपने साहित्यकार के दायित्व को समझते थे, इसलिए इनकी एक निबंधों की किताब भी है साहित्यकार का दायित्व, जिसमें इन्होंने साहित्यकार के दायित्व के साथ प्रतिभा और साधना, काव्य रचना का उद्देश्य, कविता का आदर्श, कवि कर्म, कविचर्या, समस्या पूर्ति, संस्मरण, कविता और छंद, हिंदी गीत काव्य, सवैया छंद उद्गम, दोहा छंद। दोहा के बारे में भी आप जानती, दर्पण जो है इनका दोहा संग्रही है। जी जी। तो हिंदी का जो निर्माण है, आप जानते हैं हिंदी करने से हिंदी का निर्माण नहीं होता। हिंदी का निर्माण होता जब हिंदी का साहित्य समृद्ध होता है। जी। और उस दौर में इतने सारे कवि थे, सब अपनी तरह से हिंदी को समृद्ध कर रहे थे। वो चाहे खड़ी बोली में श्रीधर पाठक हों, लोचन प्रसाद पांडे हों, और क्या कहते हैं रूपनारायण पांडे हों जो कि माधुरी निकालते थे। तो बहुत सारे जो बचनेश जी हैं, चकोरी जी, रामशंकर गुप्त, कमलेश जी हैं, तो ये सारे लोग छायावाद के या छायावादोत्तर में भी ये सब लोग जो है हिंदी को अपने अपने साहित्य से समृद्ध कर रहे थे। और आप जानती हैं सरस्वती का जब संपादन होना शुरू हुआ तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो प्रण ठाने बैठे थे कि अब इसमें लोक भाषाओं को स्थान नहीं देना है, अब जो भी लिखा जाएगा वो खड़ी बोली में लिखा जाएगा। तो ऐसे कवियों ने खड़ी बोली में भी काव्य लिखे। और निशंक जी का जो काव्य है, जो कि आप कह रही हैं ये पुरवाई है, जो नहीं पुरवाई नहीं, जो सुपर्णा है, सुपर्णा हमारे ख्याल से ये हिंदी का छंद है। हिंदी में इन्होंने सवैया और कवित्व लिखा। तो कहने का मतलब कि अपने युग की मुहिम जो राजभाषा के पहले राष्ट्रभाषा के निर्माण में लगी हुई थी, खड़ी बोली के निर्माण में लगी हुई थी, उसमें भी इन्होंने योगदान दिया जी। और इस तरह से अपने समय की खड़ी बोली को समृद्ध किया। ये बात अलग है कि खड़ी बोली में इनकी रचनात्मकता का अंश बहुत क्षीण है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आज की जो खड़ी बोली है लोक भाषाओं से समृद्ध हुई है। अगर खड़ी बोली से आप ब्रज को निकाल लें, खड़ी बोली से आप जो है विद्यापति को निकाल दें, रसखांड को निकाल दें, तुलसी को निकाल दें, जायसी को निकाल दें, तो खड़ी बोली कहाँ खड़ी रहेगी? वो तो बैठ जाएगी। तो खड़ी बोली की अपनी जो समृद्धि है वो इन्हीं लोक भाषाओं के चलते है। और ब्रज भाषा के बारे में तो अभी आपसे चर्चा ही नहीं की। जब उस क्रम में आएगा तो मैं बताऊंगा कि ब्रज भाषा को कैसे इन्होंने विलक्षणता से अपने काव्यचर्या में साधा है।
जो जिसकी की मातृभाषा नहीं है, काव्य भाषा के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। तो इनके पूरे समूचे व्यक्तित्व में देखिए, निशंक जी विभिन्न भावधाराओं के, शैलियों के कवि थे, लेकिन उस दौर के कवि थे जबकि लखनऊ में साहित्य का एक बड़ा अच्छा माहौल था, और लखनऊ साहित्य के केंद्र में था, बल्कि इलाहाबाद केंद्र में था, बनारस केंद्र में था। छायावाद के स्तंभ महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, प्रसाद निराला, ये पास के जनपदों में थे। लखनऊ में कुंवर नारायण जी थे। कुंवर नारायण जी ने भी पहले शुरुआती दौर में छंद लिखे हैं। उसके बाद और जो बहुत सारे कवि हैं जिनकी की अपनी परंपरा रही, कोई एक कवि नहीं है उसमें। देखिए, पढ़ीस जी, बंशीधर शुक्ल, मृगेश जी, रमई काका, सबका जिक्र कर चुका हूं मैं। और उसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों का जिक्र इन्होंने अपने संस्मरणों भी किया है। जी जी, संस्मरणों बहुत किया है, बढ़िया, इसलिए बहुत बढ़िया, समृद्ध, वो भी साहित्य की धरोहर है जो इनके बचनेश संस्मरण। जी, दुजेश जी, ब्रजेश जी, डॉक्टर रसाल, बहुत बड़े कवि, जगदीश गुप्त खड़ी बोली के कवि थे जी, और नई कविता के अंकों के संपादक भी थे, लेकिन उन्होंने भी सवैया साहित्य लिया है। गजेंद्र नाथ चतुर्वेदी तो उनके मित्र ही थे, जो ब्रजभाषा के कवियों में थे। नई पीढ़ी में राजेश दयालु जी, शायद आप उनको जानती हो। सोम ठाकुर ने भी कुछ छंद लिखे जो ब्रज में लिखे। आदि प्रकाश जी ने ब्रज में लिखे। नई पीढ़ी का दौर भी, उस दौर में भी काव्य की साधना में ब्रज की भाषा आ रही थी, अवधि की भाषा आ रही थी। तो इस तरह से अवधि के बड़े बड़े कवियों और ब्रज के साधक कवियों का अपना एक स्थान था। तो इस तरह से वो निबद्ध था। इसलिए ये कहना कि उन्होंने इसके लिए एक ऐसी जमीन नहीं बनाई हिंदी खड़ी बोली के लिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने लगातार इस बात का संकल्प लिया और अपने संकल्प को साधने में प्रतिशत रहे। जी, आप ब्रज भाषा की कुछ जो उनकी खास उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में आप बोलना चाह रहे हैं, तो आप बताएं, क्योंकि कई बार उसका जिक्र आके रह गया। मैं ये जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि देखिए, खुद इनके भीतर क्या क्या है। तो आप ये देखें कि इस व्यक्ति के भीतर जो है वो कविता का जो भावबोध है, ब्रज के प्रति जो समर्पण है, वो ऐसे नहीं आया। उसके बारे में इन्होंने एक छंद दिया है और मैंने उसे खोज निकाला था कि मैं आपके सामने भी पढ़ना चाहता हूं। तो आप देखें कैसे इन्होंने अपना वो किया है। देखिए, ब्रजबानी। अब आप देखिए, ब्रज के प्रति समर्पण की समस्या पूर्तियों के माध्यम से, जैसे लोगों ने छंद सीखे, ये सुकवि की शैली भी थी, सुकवि विनोद की शैली भी थी। तो इस समस्या पूर्ति को जिसका संकल्प सनईज ने लिया था, उसको बाद में बहुत वर्षों तक निशंक जी ने निभाया। और वार्डन निवास में रहते हुए उनका घर कवियों का अड्डा बना रहता था। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम। तो काव्य शास्त्र विनोद का वो लगभग एक कुटीर था वो ऐसे साधकों का। लेकिन आप देखिए, ब्रज के प्रति जो उनका समर्पण है वो क्या है। उनका एक छंद पढ़ रहा हूं, तो आप खुद देखिए कि ये कवि क्या कहना चाहता है। कान्ह की बांसुरी की धुरी माधुरी, कान्ह की बांसुरी की धुरी माधुरी, सूर के गीतन में असुआनी, त्यों पद माकर देव लसे, घन आनंद को चढ़ पीर को पानी। तो दास बिहारी के रंग रंगी पगी, आलम शेख की नेह निशानी, और प्रेम पीयूष लहो हरि चंदो सो, या में मिली रस खान की बानी। तो ये जो बांसुरी काव्य है, इसमें जो रस खान की बानी मिली है, या में मिली रस खान की बानी। क्या है? कान की बांसुरी। इसमें कान्हा की बांसुरी है जिसका माधुर्य बहुत मीठा है। इसमें सूर के गीतों की संवेदना है, सूर के पदों की। इसमें पद्माकर और देव का छंद का लास्य है। इसमें घनानंद का पीर है। इसमें दास, तुलसीदास और बिहारी के रंग में रंगी पगी भाषा है। आलम शेख का इसमें ने है। और प्रेम फिर हरिचंद सो, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो अवदान है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें रसखान की बानी भी मिली जुली है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि इन्होंने ब्रज भाषा के प्रति जो इनका समर्पण है, तो ये ब्रज के छंद ऐसे नहीं उद्भूत हुए हैं। इनमें हमारी कवि परंपरा के बड़े कवियों का
रस और सत्व शामिल है, जी जी। ये कहना चाहता था। इसीलिए आपने देखा कि बांसुरी और प्रेम पीयूष इनके दो जो जो संग्रह हैं वो ब्रज भाषा के ही संग्रह हैं, और इसमें उन्होंने सवैये लिखे हैं, बहुत अच्छे सवैये। और बहुत विभिन्न पसंद किए जाते हैं, बहुत चर्चित किताबें हैं दोनों उनकी, जी 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 जी, बिल्कुल संग्रह सही जी। करें, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि कानपुर जो कॉलेज का जो वार्डन निवास था, वो जी। जहाँ साहित्यकारों की बैठकें होती थी, गोष्ठियां, हम्म। निराला से निकट का परिचय तो इनका वैसे भी था। हाँ, निराला तो बच लखनऊ में रह चुके थे, हाँ, गंगा उनके पुस्तक साथ माला में बहुत कुछ में भी। सीखा उनसे इन्होंने। हम्म। और शतदल संस्था की स्थापना भी वहां पर हुई। जी। उसकी बहुत मतलब सक्रियता थी साहित्यिक जगत में। हम्म। बहुत तरह की स्मृतियां हैं उनके उस निवास की, जो एक सबका जमघट होता था साहित्यकारों का। जो बाहर के आते थे वो भी वहीं आते थे। तो वार्डन निवास तो एक साहित्यकार का निवास था, जिसमें सबका स्वागत था और सबको खुले दिल से जो है मतलब कविता के लिए जो सीखना चाहता है, जो गुरुकुल भी था। तो आप तो लखनऊ में रहे हैं और उनसे निशंक जी से अच्छा परिचय भी रहा आपका। कुछ अपनी आंखों देखी हुई चीजें बताइए जरा। जी, मैं उस समय 1976 में लखनऊ गया था, और लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने बीए में दाखिला लिया था। जी और लखनऊ के केंद्र कैसरबाग में रहता था, तो पिताजी के सानिध्य में। तो जब पढ़ रहा था तभी आकर्षण था कि कौन कौन से कवि हैं, उन्हें सुनने जाया करता था, कवि सम्मेलन होते थे, और केंद्र में रहता था तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ता था। जी वो कभी लखनऊ विश्वविद्यालय जाते हुए जो एक बड़ा मैदान है जहाँ पर क्लार्क होटल है, जी वो एक वो कौन सा पार्क कहा जाता है, उसमें कवि गोष्ठियां, कवि सम्मेलन हुआ करते थे। जी। और बेगम हमारे अख्तर पार्क कहते हैं। जी 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 जी। जी और उसके अलावा अमीनाबाद में एक बुक डिपो था, इंडियन बुक डिपो। जी वह वो पुस्तकों की अच्छी दुकान थी, वहाँ एक पुस्तकालय भी था। लखनऊ के जितने भी पुस्तकालय थे, अमीरुद्दौला लाइब्रेरी हमारे बहुत ही निकट था, लेकिन उसके बाद भी टैगोर लाइब्रेरी विश्वविद्यालय की। तो सभी लाइब्रेरियों में जाते हुए, समझते हुए, और अ, विद्यार्थी होते हुए ये लगातार बना रहा कि कौन कौन से कवि हैं यहाँ पर जिनसे हम्म, मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। जी तो ऐसे ही समय मेरी भेंट किसी ने लक्ष्मी शक्ल मिस निशंक से कराई। एक तो अच्छा। सबसे बड़ी बात उनके बारे में लगती थी, उनके बाल जो हैं लगभग 80 साल तक नहीं पके थे, बहुत ही सघन थे वे। जी हम जी। समझते थे वो डाई लगाते हैं, लेकिन नहीं, किसी ने कहा नहीं, ये प्राकृतिक हैं। तो जाहिर है कि वे उस तरह तपस्वी भी थे। और दूसरा, परिवार के साथ उनका सामंजस्य था। आज भी आप देखें, उनके जो बेटे हैं वो काफी मिलजुल के उनकी रहते परंपरा हैं, को सहेज रहे हैं जी। परंपरा को भी सहेज रहे हैं, और अपने रूप में एक तरह का जो एक परिवार है, साहित्य परिवार है, हम्म, साहित्यकारों की इज्जत है, उसको बना के रखते हैं और उसको जोड़े रखते हैं। तो मैं वार्डन निवास कई बार गया हूँ। जी हमारे दो एक मित्र थे जिनका कहना था कि मिलिए, तो हम उनके साथ भी जाते थे, अकेले भी जाते थे। तो मुझे ऐसा ज्ञात है कि उन्होंने सुकवि विनोद की प्रतियां दी थी। हम्म तो मैं कविता के इतिहास से और उनके भी व्यक्तित्व से पूर्ण परिचित नहीं थे, हम्म लेकिन उन्हें कई मंचों पर हमने सुना है। जैसे ठाकुर प्रसाद सिंह को सुना, नए कवियों को सुना, अच्छे गीतकारों को सुना, स्नेहता स्नेह को सुना। बहुत सारे लोग वहां पर आते थे, अनेक अनेक समयों पर कवि सम्मेलन होते थे। लेकिन जो सीखने की बात है कभी कभी कि छंद क्या है, तो जाहिर है जिस परंपरा के विशेष विद्वान थे, अपने सुकवि विनोद में शायद उन्होंने मेरी रचनाएं भी छापी हों, ऐसा हम्म, मुझे ख्याल आता। लेकिन उन्हें हमारे रचनाओं में कुछ न कुछ नोक पलक सुधारी है। तो जी मैं उनके उन शिष्यों में भी था जिनके व्यक्तित्व से बिना उनको पूरा जाने हुए भी एक तरह का विनत भाव रखता था, जी और सीखने की लालसा थी। केवल वही नहीं, बल्कि उस समय के और भी लोग थे। कभी हम किसी को सुन के सीखते हैं, कभी उसके सानिध्य में सीखते हैं। तो सीखने का तो कोई और शोर नहीं है, हम अपने अध्यापकों से सीखते हैं, एक अपना रोल मॉडल बना के चलते हैं। तो जाहिर की छंद की थोड़ी बहुत जो समझ पैदा हुई, उतनी समझ तो आज ही पैदा नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो समझ पैदा हुई और जो जो कविता से अनुराग पैदा हुआ, वो उन्हीं की देन है। उनकी देन है, ठाकुर प्रसाद सिंह जी की देन है, या पूर्ण नारायण की देन है कि कविता क्या है और ये जीवन
किस लिए जरूरी है, ये सब जानने का मौका मिला। तो जाहिर है वार्डन निवास में जाता था और मुझे अच्छा लगता था कि उन्होंने बहुत सारी किताबें अपने वार्डन निवास से छापी और अपने पैसे से छापी। जी उन्होंने किसी प्रकाशक का सहारा नहीं लिया, प्रायः उनकी सारी किताबें स्वयं प्रकाशित हैं। जी 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 जी, जिससे आप देखेंगे, जिससे वो बहुत सारे लोगों तक अपना काव्य पहुंचा सकें। जी जी। तो हमेशा जो है उनका प्रकाशक जो है वार्डन निवासी हुआ करता था। वो प्रकाशक डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निशंक, वार्डन निवास, जैना डिग्री कॉलेज, लखनऊ। तो पूरा उसको प्रकाशन का अड्डा बना लिया था। जी जी अपनी किताबें भी छपेंगे, हो सकता है कि वहां से दूसरों की किताबें भी छपी हों, उसकी जी सूचना मुझे नहीं है, जी लेकिन वो एक केंद्र था, प्रकाशन का केंद्र था, वो साहित्यकारों का केंद्र था, वो कविता का केंद्र था, और उनका निवास तो था ही। जी जी। जी जी। तो ओम जी, बहुत धन्यवाद है आपका, जिस मनोयोग और लगाव से आपने डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी की काव्य यात्रा के प्रमुख पड़ावों की चर्चा की, उनके समय और समकालीनों के समानांतर उनकी देन को याद किया। एक बार फिर वो दौर ऐसा लगा साक्षात सामने आकर खड़ा हो गया। चर्चा के समापन के लिए डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी की कुछ पंक्तियां याद हो आई हैं। जी जी। जिंदगी ताश की गड्डी जैसी है, तेरा होकर भी 52 का बोझ संभाले है। तुमने इतना स्नेह दिया, जल उठा प्यार का दिया। सच कहा है कवि ने, शैलियां बदलने से कुछ भी ना होगा मित्र, कवि हो तो कविता से युग बदल दो। वाह। एक बार फिर बहुत धन्यवाद आपका ओम निश्चल जी, मन के मौसम में शामिल होने के लिए, और छंद और कविता को लेकर हिंदी की जो सक्षम तीनों बोलियां हैं उनको लेकर आज आपने बहुत मन से दिल से बातें कही। बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद आपका। जी, बहुत ही मैं भी अनुग्रहित हूँ कि इसी बहाने आपने निशंक जी जैसी काव्य प्रतिभा से जुड़ने का अवसर दिया, जिससे कभी मिला, जिसको कभी देखा, जिससे कभी अनुप्राणित हुआ, न केवल मैं बल्कि पूरा काव्य संसार। तो उनसे जुड़ने का एक अवसर दिया और उन पर कुछ बोलने का सुअवसर दिया। बहुत संभव नहीं है थोड़े से समय में किसी व्यक्ति के पूरे कृतित्व को सामने रख देना, जी लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं जरूर हम लोग यहाँ पर रख सके हैं, जिससे कि उनके काव्य के अवदान को यदि कोई गहराई में विवेचित करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। वे हमारे समय के महान कवियों में, हिंदी के महान कवियों में एक थे, जी जिन्होंने जी अपनी परंपरा को धारण किया और उसे अगली पीढ़ी को सौंपा। और जाहिर है कि आज की जो नई कविता है, या नई कविता के अनेक शैलियां हैं, उनमें हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इन सारी लोक बोलियों से अपना नाता तोड़ लिया है, क्योंकि भिन्न रुचिर ही लोका, जितनी तरह के कवि हैं आप देखेंगे, किसी में अवधि की सुगंध है, किसी में ब्रज की सुगंध है, किसी में कोई मैथिली की छौंक है। तो हमारी लोक भाषाओं से हिंदी समुन्नत हुई है, और आज हिंदी खड़ी बोली में है, जो कि राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है। तो इसे सजाने संवारने में लोक बोलियों का स्थान रहा है, और ऐसे कवियों का भी, जिन्होंने अपने काव्य से एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो कि हिंदी से प्रेम करें, कवियों से प्रेम करें, कविता से प्रेम करें, अपने संस्कारों से प्रेम करें, और भारतीयता से प्रेम करें, और भारतीयता के भीतर जो हमारी संस्कृति की सुगंध समाई हुई है, उससे समन्वित हो। जी बहुत ये धन्यवाद। जी, यही संदेश डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी देना चाहते थे, क्योंकि जो आगे की पीढ़ी है उसके लिए आपका कोई सकारात्मक संदेश जाता है आपकी समस्त रचनात्मक संघर्ष यात्रा से, तो वो बड़ी बात होती है। जी जी, जी जी। बहुत धन्यवाद ओम निश्चल जी, मन के मौसम को इतना समय देने के लिए। नमस्कार। जी नमस्कार।